नमस्कार, एनसीआर टुडे न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ है मेरे दो मेहमान यहाँ पे, स्वतंत्र यादव जी और दूसरे अपने संजय चौधरी जी। बात करते हैं कुछ सामाजिक मुद्दों पर। सामाजिक मुद्दे वही जो हाल फिलहाल जो चल रहे हैं, जैसे अभी कोरोना संकट पूरे भारत में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। उसमें आपका जो एक संगठन है देशबंधु महासंघ, वो भी काफी समय से कार्यरत था। तो क्या 85% जो समाज था अपना, उसके लिए आप लोगों ने बढ़ चढ़ के पिछले काफी समय से आप योगदान भी दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के उनके लिए काम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय आपने इस कोरोना संकट काल में लोगों की किस प्रकार मदद की, उस बारे में बताइए। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। जो आप लोगों ने हमें इतना मान सम्मान दिया, जो इस स्टूडियो में बुलाने का जी। आभार व्यक्त किया। जी। तो जिस तरीके से महामारी चली थी, वो अपना कोरोना है, बहुत भयंकर बीमारी जी। है और देश में एक आपातकालीन की स्थिति है। इससे हमें लड़ने के लिए हमने एक छोटे छोटे संगठनों का सहारा लिया। हमारा देशबंधु महासंघ जो संगठन जी। है और युवा शक्ति दल है, और भी छोटे छोटे संगठन, बहुत सारे संगठन हैं। जी। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे SC ST OBC के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, क्योंकि इस ऐसी स्थिति में जी। जितने भी मजदूर आपने देखे होंगे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, वो कोई बाहर के नहीं थे, वो ज़्यादातर लोग हमारे ही से आते हैं, अपने ही लोग थे, SC ST OBC के लोग थे। क्योंकि हम उनका दर्द अगर हम नहीं देखेंगे तो उनका दर्द देखता कौन, कि आज लाखों मतलब हजारों किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। तो उसका क्या कारण रहा है? सरकार तो यहाँ पे नाकाम होती हुई नजर आई। जहाँ पे लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जहाँ पे 70,000 बसें हैं उत्तर प्रदेश सरकार जी पे, जी बिल्कुल, जो सरकार ने मदद नहीं करवाई मजदूरों के लिए और जनता के लिए बिल्कुल भी। और वहाँ पे जनता हताशा और निराशा हो गई, और बड़े न्यूज़ चैनल वाले ने उन्होंने इस तरीके से दिखाना उन्हें पसंद नहीं किया। जब हम इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ पे न्यूज़ 18 वाले भी आए हुए थे, तो तब हम अपना भोजन वितरित कर रहे थे, दाल चावल थे, कड़ी चावल थे, हमने इस तरीके के भोजन की व्यवस्था करवा रखी थी। तो तब न्यूज़ वाले ने उनका इंटरव्यू लिया आने जाने वालों का, तो उन्होंने खास तौर पे योगी सरकार को और मोदी सरकार को टारगेट पे लिया। तो उन्होंने तुरंत ही उनकी वो बातें अपने चैनल से हटा दी, क्योंकि वो मीडिया को दिखाना ही नहीं चाहते, देश को असलियत दिखाना ही नहीं चाहती। आज की मीडिया जो बड़े स्तर की मीडिया है, वो दिखाना ही नहीं चाहती देश में कि देश में आज की वास्तविक स्थिति है क्या चीज। देश को एक गुमराह करा जा रहा है, देश की स्थिति को बहुत बिल्कुल एक अलग तरीके से इस तरीके से ले जा रहे हैं ये लोग कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर दंगे करवाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे में जाति भेदभाव को लेकर के इतनी सारी चीजें होती हैं। आप अभी एक घटना हुई थी गुजरात में, वो आर्मी का जवान था और जाटक समाज से था, तो उसके ऊपर सुरन लोग पत्थरों से वार करते हैं जब बारात लेकर जाती है। और जब उन्नाव में, एटा, मैनपुरी साइड बच्चे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जब मेरा सवाल उसी में मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा आपसे। आपने बताया कि लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, खासतौर पे 85% पे काफी अत्याचार हुआ लॉकडाउन में, तो उसका क्या कारण है आपके हिसाब से? क्या कारण रहा? उसका कारण यही है कि अभी तक हमारा समाज जागरूक नहीं हो पाया है, जिसे हमें जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि SC ST OBC यानी हम 85% हैं जी। और अगर हमारा समाज पूर्ण तरीके से परिपक्व हो जाए, जाग जाए और अपने हिस्सेदारी और संघर्ष के लिए, जो बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं बिखरती हुई नहीं जा रही। तो लोगों को जोड़ने का काम हमारे संगठन के द्वारा करा जा रहा है, और ये 85% को हमें आगे की तरफ जोड़ने के लिए काम इसलिए होगा क्योंकि आज की डेट में यादव समाज है, वो काफी पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो देख नहीं रहे, वो धर्म के नाम पर अपने आप को सोच रहे हैं कि हिंदू भाई, हिंदू से पहले हम भारतीय हैं, हम पहले और अंत में भारतीय हैं। बाबा साहब ने भी एक बात फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन, सही कहा, तो भारतीय हैं, तो हमें अपने आप को भारतीय नज़र से देखना चाहिए। और देश में इसी तरीके से इसी उसको लेकर के कि भाई 85% के लिए हमने काम किया है, हमारे युवा शक्ति दल हैं और संगठन तमाम हैं, तो उसी तरीके से हम जिस तरीके से हम आयोग को प्रोसेस कर रहे हैं, धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमें झेलनी भी पड़ती हैं बातें, हमारे समाज के लोग हम पे बात आते हैं कि तुम आते हो। जब तक ये समाज और हमारा समाज SC ST समाज थोड़ा सा और जागरूक नहीं होगा, इसको चेतना की जरूरत है और एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है।
जो कि छोटे छोटे संगठनों द्वारा इसको तेजी दी जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये संगठन को हम जागरूक करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे तो तब जाके लोगों में जागरूकता आएगी। और जब जिस दिन 85% बहुजन समाज जाग गया तो उस दिन सरकार आपकी होगी, सीएम भी आपका होगा और पीएम भी आपका होगा, और देश में एक शिक्षा की क्रांति आएगी। क्योंकि हमारा मुद्दा कभी मंदिर और मस्जिद का कभी रहा ही नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ एक रहा है, शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार और अच्छी व्यवस्था। हमारे सिर्फ यही मुद्दे रहे हैं जिन पे हमें काम करना होता है। आप दोनों से मेरा अगला सवाल, जैसे आपने बात करी कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार ये भी अहम मुद्दे होते हैं, किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत अहम मुद्दे। इसी पे अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि हाल फिलहाल अभी कुछ समय पहले 20 लाख करोड़ का एक पैकेज की घोषणा हुई थी, राहत पैकेज की, आर्थिक पैकेज की। तो उसको अलग अलग चीज़ों में डिफाइन किया गया, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो देश की प्रगति में हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो MSME वर्ग हो, देश का वाणिज्य वर्ग हो। तो वो आप कैसे डिफाइन करते हैं, वो कैसे देखते हैं कि आप क्या उसका पूरा बेनिफिट हमारी आम जनता को मिलेगा या नहीं? 20 लाख करोड़ का जो सरकार ने पैकेज दिया है जी, वो मैं नहीं मानता कि वो गरीब जनता तक पहुंच पाएगा, या वो इस तरीके, क्योंकि वो सिर्फ एक लोन के तरीके से देखते हैं हम कि वो उसी पैसे को लोन दे रहे हैं जनता को, और उस पैसे को वो लेंगे वापसी, और उसमें जनता को मिल नहीं पाएगा। क्योंकि 90,000 करोड़ रुपए इन्होंने बिजली विभाग को दिया है, उसमें क्या फायदा है? 90,000 कौन सी जनता की बिजली फ्री हो गई है? किसकी इन्होंने बिजली फ्री करी है? आम जनता का कौन सा इन्होंने किराया माफ कर दिया है? कौन से स्कूल की फीस माफी कर दी है? मुझे 20,000 करोड़ का, 20,000 लाख करोड़ का मुझे एक भी फायदा बता दीजिए। मैं तो सरकार से सवाल कर रहे थे, हमने सवाल करे हैं, योगेंद्र यादव जी ने सवाल करे हैं, बहुत से तमाम लीडर हैं, उन्हें बताइए ना आप जमीन पे लाके। हवाई से बात थोड़ी नहीं होती। आप दोनों से मेरा अगला क्वेश्चन है कि अभी 2022 के चुनाव नज़दीक है, तो उसको देखते हुए जो बहुजन समाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है काफ़ी समय से, और अभी बीजेपी जो अभी करंट सत्ता में है, तो क्या अभी जो 85% जो वर्ग है जो आस लगाए बैठा है कि जो रोजगार और इन चीज़ों जैसी तमाम जो परेशानियों से गुजरा कोरोना वायरस संकट में, तो क्या ऐसी मुहिम होनी चाहिए जो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके एक गठजोड़ बनाकर, जैसे 19 पे दोबारा जब गठजोड़ हुआ था उसके बाद 2022 पे, क्या आप लोगों को लगता है ये वापस एक गठबंधन होना चाहिए? देखिए, सवाल बहुत अहम है कि सरकार में दोबारा गठबंधन होगा जी। लोगों की यही आस है, 85% लोगों की कि यही आस है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए, और इनके मुद्दे यही रहे हैं कि हमेशा शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और अच्छी सुरक्षा के लिए देश में इस तरह की व्यवस्था की जाए और लाई जाए। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा है, बिहार में भी चुनाव हुए हैं, बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं, इसमें आएंगे नवंबर दिसंबर में जब भी चुनाव होंगे, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में चुनाव 2022 में है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी भी सक्रिय हैं बहुत, बहन कुमारी मायावती जी, हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो भी काफ़ी समय से संघर्ष कर रही हैं, और इनको ये चाहते कि जनता ये चाहती है कि एक प्लेटफॉर्म पे आए, और इस समाज को एकजुट करने का समय है। इस बहुजन समाज को, यानी 85% समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का एक अच्छा तरीका है, जिसको एक समाज को एक नई तरीके से हम उड़ान दे सकेंगे, और समाज को एक नई स्तर पर और देश को एक आगे बढ़ाने की मुहिम हम चला सकेंगे। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन संजय जी, जैसे आप ये बात करें कि 50% को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे लाने की मुहिम चलाई जाएगी, चाहे वो गठबंधन का तरीका हो, चाहे वो समाज में जाकर, तो क्या हम अपने महापुरुषों का जो प्रचार और प्रसार ठीक तरह से कर पा रहे हैं? क्या आपका संगठन जाके घर डोर टू डोर जाकर लोगों को बताता है अपने महापुरुषों के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में? सबसे पहले तो मैं NCR टुडे का मैं धन्यवाद करना जी। और हमारा जो बहुजन समाज है जी, ये अभी शिक्षित तो हुआ जी, संघर्ष भी करे, लेकिन अभी तक संगठित नहीं हो पाया जी। इसके लिए हम कैडर की तैयारी कर रहे हैं, और बीच में हमने कैडर भी दिए थे। हमने 17,000 युवाओं को जोड़ने का काम किया अभी तक जी। जो गाजियाबाद क्षेत्र में 17,000 युवा हमने जोड़ने का काम किया। आगे हमारी मुहिम ये रहेगी कि हमें जो अमड़वाद है जी, मतलब जो वाद है, हम उसको हटाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस वक्त 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी जी, तो बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे,
चिकित्सा देंगे, लेकिन ना 2 करोड़ रोजगार है, ना ही शिक्षा है, ना ही चिकित्सा है। हमें शिक्षा की भी जरूरत है, चिकित्सा की भी जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी का हर एक शब्द जुमला होता है। और आने वाली जो पीढ़ी है, युवा इस वक्त मजबूत हो चुका है, समझदार हो चुका है। आने वाली जो सरकार रहेगी वो गठबंधन की सरकार रहेगी, बहुजनों की सरकार रहेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी गठबंधन कर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जब बनेगी तो आप मतलब देख सकते हो कि जिस वक्त बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, जिस वक्त अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इन्होंने हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, लेकिन कभी मंदिर नहीं बनवाए, क्योंकि मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मंदिरों की जरूरत पड़ती तो शायद ये भी मंदिर बनवाए थे। और आज हमारा जो युवा है वो मंदिरों में भटक रहा होता। हम मंदिरों का विरोध नहीं करेंगे हम, लेकिन जब हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, चिकित्सा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। आज मैं बैठा हूँ, बेरोजगार बैठा हूँ, है तो इसकी वजह क्या है? नोटबंदी कर दी गई। नोटबंदी का मुद्दा मुझे इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि कई करोड़ बेरोजगार हुए थे। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हमें ना 2 करोड़ रोजगार मिले और बेरोजगार करने का काम करा। उसके कुछ दिनों जीएसटी लागू कर दी गई, जीएसटी में कई लाख बेरोजगार किए गए। और आज इस महामारी से विपक्ष बता रहा था पहले कि भाई महामारी आने वाली है, लॉकडाउन लॉकडाउन का पालन करें, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार सो रही थी। उस वक्त अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जागी होती तो हमारे देश का ये हाल ना होता। कितने बेरोजगार मर रहे हैं आज कितने रोड पर मर रहे हैं, उनको देखने वाला कौन है? आज जितने कोरोना से नहीं मर रहे, कोरोना बीमारी से नहीं मर रहे, उतने भूख से मर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आने वाले टाइम में बहुजन समाज इसका जवाब देगा। इसका आप लोगों ने दोनों ने बताया कि बहुजन समाज जवाब देगा, तो मेरा इसमें अंतिम क्वेश्चन आप दोनों से कि बहुजन समाजवाद जो एक नारा है, पहले एक मिशन था, अब नारा बन गया और कुछ समय ये पार्टी में दोनों चीज़ों में कन्वर्ट हो गया। जैसे गठबंधन में आया इस समय पर हम देखते हैं कि ये नारा कन्वर्ट होता दिखता है। तो क्या ऐसी चीज़ अब बची है मिशन में कि इन दोनों को दोबारा प्लेटफॉर्म पे लाकर नए सिरे से काम करना चाहिए? उस काम की रूपरेखा क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से क्या होना चाहिए? समाज को एक मंच पे लाने की और उसको एकजुट करने के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि इसके लिए एक बड़े संगठन की जरूरत है जी। जब तक एक बड़ा संगठन बहुजन समाज को नहीं मिलेगा तो उससे हमारा समाज एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज को संगठन की आवश्यकता है। स्वतंत्र जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। 12 लाख ऑन रिकॉर्ड संगठन है अपने पास। आप अब और कितने संगठन क्रिएट होंगे, कितने संगठन बनेंगे? 12 लाख। क्या हम उन सारे 12 लाख संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते? ऐसा कुछ हो जाए? 12 लाख संगठन हैं हमारे देश में। कोई ऐसा नेता होना चाहिए या कोई ऐसा लीडर निकल कर आना चाहिए जो इन 12 लाख संगठन को एक मंच पर ले आए। क्या हमारे बहुजन समाज में और हमारे 85% समाज में क्या इतनी ताकत नहीं है कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इनको खड़ा कर दे और इस विचार से 12 लाख संगठन को एक साथ लाके खड़ा करे और देश को एक ऐसे संगठन की ऊर्जा दे जो ये देश में आगे तक जाए। भीम आर्मी जो हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, उनको भी इतनी जल्दी पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोग देख रहे थे कि ये संगठन के रूप में कार्य करे और ये आरएसएस को टक्कर दे, क्योंकि इससे बहुत उम्मीद लगाई जा रही थी चंद्रशेखर आजाद जी से कि आने वाले समय में भीम आर्मी को टक्कर देगी आरएसएस को। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा दुर्भाग्य मानेंगे कि बहुत जल्दी बाजी कर दी चंद्रशेखर जी ने पार्टी बना के, वरना एक ऐसी छवि देखने को मिली थी कि चंद्रशेखर एक सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा और एक संगठन की तरफ से देश को एक नया ऊर्जा मिलेगी। ये टक्कर देने के वाला संगठन था जो हम। संजय भाई, लास्ट मेरा आपसे ये सवाल, जो अब बताया भाई ने कि छोटी छोटी पार्टियां जो बन रही है, छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं, तो इससे क्या है, जो 22 में अगर गठबंधन होता है बहन जी और समाजवाद के बीच में, समाजवादी पार्टी के बीच में, तो क्या इन छोटी छोटी पार्टियों से इस पर कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है कुछ, या इनको साथ लेना चाहिए आपके साथ? नहीं, इस पे जो छोटे छोटे संगठन है, ये संगठन अपने क्षेत्र तक सीमित है जी बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त बहुजन समाज को इनकी जरूरत होगी तो ये एक होकर खड़े रहेंगे जी। और आदरणीय मैं चंद्रशेखर भाई जी के बारे में कहना चाहता हूँ, जब तक वो उनका संगठन था, जब तक हम उनके साथ थे जी। और अब भी
भी हम उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ हैं हम, पार्टी के साथ नहीं है। पार्टी तो हमारी बहुजन समाज की एक ही रहेगी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होएगा। और एक जितने भी ये छोटे छोटे संगठन हैं ये वोट वहीं डालेंगे, ये एक दूसरे को जागरूक करने का काम करेंगे, हमारा संगठन जागरूक करने का काम करेगा। और आने वाले समय में युवा एक